हेलो फ्रेंड, ब्लेसिंग कॉमर्स स्टोरी में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके साथ लेकर आ रहे हैं MCQ ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग पार्ट 4। अभी तक हमने 3 पार्ट जो है MCQ के क्लियर कर लिए हैं। आज हम 4th सीरीज आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारी जो ये सीरीज है BCom, BBA, MCom एंट्रेंस के लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो नेट के लिए तैयारी कर रहे हैं या किसी भी काइंड के कॉमर्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बनाई गई है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज। फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following should not be treated as revenue expenditure? इनमें से कौन सा ऐसा एक्सपेंडिचर है जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट नहीं होता? तो इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम अपने एक्सपेंडिचर की टाइप को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कितने काइंड की एक्सपेंडिचर रहती है। ठीक है जी, तो हमारे पास जो एक्सपेंडिचर रहते हैं राजू, उसको हम 2 काइंड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। One is revenue and another one is capital। ठीक है, रेवेन्यू वो होते हैं जो हमारे डे टू डे ऑपरेशन में अकरिंग होते हैं। उन एक्सपेंडिचर को मैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलती हूँ। और जो वंस इन अ वाइल होते हैं, जिनकी नेचर रिकरिंग नहीं होती है, मतलब डेली बेसिस पे वो अकर नहीं होती हैं, उसको हम कैपिटल इन नेचर बोलते हैं। लाइक कोई फिक्स एसेट बाय करना, फिक्स एसेट जो होएगा वो हम रोज नहीं बाय करते हैं, है ना। कभी कभी बाय करते हैं, मशीनरी ले ली, वंस इन अ वाइल लेते हैं, या ऐसा जो आपके पास मशीनरी के रिलेटेड जितने भी खर्चे रहेंगे, बट खर्चे जब इंस्टॉलेशन के लिए जो रहेंगे वो वाले, ठीक है ना। जो हम डेली के लिए खर्चे करते हैं फिक्स एसेट पे, लाइक उसकी एनुअल बेसिस पे हमें रिपेयर करानी पड़ती है, तो रिपेयर तो हो गया रेवेन्यू। लेकिन जो फिक्स एसेट हमने बाय करी या उसकी इंस्टॉलेशन के टाइम पे कोई खर्चा करा, उसको हम बोलते हैं कैपिटल। तो ये हमारे पास रेवेन्यू और कैपिटल की क्या थी, डिस्टिंक्शन थी। चलिए अब अपना क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारा क्वेश्चन कहता है कि इनमें से कौन सा नहीं है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक तो ये जो शुड नॉट है ना, इसको आपको मार्क करना चाहिए कि हमने जो क्वेश्चन को देखना है वो नोट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन एंड डिबेंचर। तो जो लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन या डिबेंचर पे आता रहता है, क्या वो रेवेन्यू नेचर का है या एक्सपेंडिचर का। देखिए, जो इंटरेस्ट होता है वो आपके पास क्या रहता है, क्वार्टरली भी हो सकता है, सेमेस्टर वाइज भी हो सकता है, एनुअली भी हो सकता है, तो ये रिकरिंग इन नेचर है। तो इसकी जो नेचर हम कहेंगे वो कौन सी कहेंगे जी, रेवेन्यू। नेक्स्ट, annual fire insurance, annual word every year, it means again क्या है ये, recurring in nature, मतलब रेवेन्यू। सेल्स टैक्स पेड इन connection with the purchase of office equipment। अब जो सेल्स टैक्स पे करना होता है वो तो रेवेन्यू होता है, लेकिन यहाँ पे जो सेल्स टैक्स पे किया गया है वो इन कनेक्शन विद द परचेज ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट। ठीक है, जब आपने कोई ऑफिस इक्विपमेंट लिया था उस टाइम पे सेल्स टैक्स पे करा था। ठीक है, तो वो वंस इन अ वाइल हुआ, तो ये हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, कैपिटल इन नेचर, क्योंकि ये वंस इन अ वाइल है। Small expenditure on long-lived asset such as ₹20 for a paper weight। जो हम स्मॉल एक्सपेंडिचर करते ही रहते हैं, कभी क्या ले लिया कभी क्या ले लिया, तो वो भी रिकरिंग इन नेचर है, तो ये भी क्या आ गया, रेवेन्यू। अब मेरे को क्वेश्चन नोट वाला था, तो इट मीन्स इस केस में मेरी जो ऑप्शन आने वाली है वो कौन सी आने वाली है, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। कैपिटल एक्सपेंडिचर इज एन एक्सपेंडिचर विच, अब कैपिटल के बारे में पूछ रहे हैं, बेनिफिट द करंट अकाउंटिंग पीरियड, जिसका
करंट अकाउंटिंग पीरियड में क्या बेनिफिट मिलता है, will benefit the next accounting period, result in the acquisition of a permanent asset, result in a acquisition of current asset. तो जो हमने पहले आपको एक्सप्लेन करा है तो हम वो रिपीट नहीं कर रहे हैं। तो इस केस में हमें पता चल रहा है जो हमारा आंसर आने वाला है वो क्या आएगा, सी रहेगा, रिजल्ट इन द एक्विजिशन ऑफ परमानेंट एसेट। ठीक है, जो ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो हमें परमानेंट एसेट लेने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको कैपिटल इन नेचर बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू लॉस मीन्स, अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लॉस का क्या मतलब रहता है। ठीक है, लॉस हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन एसेट, इंक्रीज इन ओनर इक्विटी, डिक्रीज इन ओनर इक्विटी, या ओनर इक्विटी का क्या हो, डिक्रीज हो। क्या लॉस होने से हमारी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है या हमारे एसेट कम हो जाते हैं, ओनर की इक्विटी कम ज़्यादा हो जाती है या ओनर की इक्विटी जो है वो कम हो जाती है। राजू, आपने +1 में एक इक्वेशन करी थी, वो हमने बहुत डीपली इक्वेशन करी थी, उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आते होते थे। वो इक्वेशन क्या कहती थी, हमें कहती थी वो इक्वेशन, इक्विटी प्लस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होती थी, हमारी एसेट्स होती थी। तो आपको याद होगा जब हमारा नेट लॉस आता होता था तो हम अपनी इक्विटी को क्या कर देते थे, डाउन कर देते थे। ठीक है ना, क्योंकि लॉस जो होता है वो हमारी इक्विटी को इफेक्ट करता है, प्रॉफिट से इंक्रीज होती है और लॉस से क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इस केस में मेरा जो आंसर आने वाला है वो डी आएगा, डिक्रीज इन ओनर इक्विटी। ओनर की इक्विटी क्या हो जाती है, लॉस से डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है, Which of the following is an item of capital expenditure? तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की कौन सी आइटम है, इज एन आइटम ऑफ। ठीक है, ये ध्यान से देखा करो, नोट वाला केस तो नहीं है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, interest on borrowed fund utilized for the acquisition of office furniture, interest on borrow funds utilized for the acquisition of office furniture, installation charges paid in conjunction with the purchase of office equipment, monthly rent of a machinery used in the business। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन बोला गया, आंसर जो हमें बोला गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट ड्यूरिंग द ईयर, एक ईयर की बात करी गई है, तो ये हमारे पास कैपिटल इन नेचर नहीं होने वाला। नेक्स्ट हमें बात करी गई है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड यूटिलाइज्ड ऑन एक्विजिशन ऑफ ऑफिस फर्नीचर। जो ये इंटरेस्ट होता है ना वो हम एवरी ईयर चार्ज करते रहते होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो इंटरेस्ट रहेगा वो बल्क में आ जाएगा और एवरी ईयर क्या करते रहेंगे, हम उसको चार्ज करते रहेंगे। इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो उसी आपको याद होगा कि अगर हम जब कोई चीज़ बाय करते हैं, फिक्स एसेट बाय करते हैं और उसके रिलेशन में कोई चार्जेस पे करते हैं तो वो उसी की ही क्या बन जाती होती है, कॉस्ट बन जाती होती है, उस इक्विपमेंट की, उस एसेट की क्या बन जाती होती है, कॉस्ट बन जाती है। तो यहाँ पे मेरे को कैपिटल एक्सपेंडिचर पूछा गया था, तो यहाँ पे मेरा जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा बच्चों, सी आएगा। डी के केस में तो मंथली रेंट बोला गया तो रेकरिंग इन नेचर है, तो ये कैपिटल नहीं है, तो मेरा जो आंसर रहेगा यहाँ पे सी रहने वाला है। नेक्स्ट है हमारे पास, Which of the following statement is true? तो ये अगेन ट्रू, फॉल्स, नॉट, यस, ये अच्छी तरह देखते हैं। तो ट्रू की बात कर रहे हैं। ठीक है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड। जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया जाता है, क्या वो वाली अमाउंट होती है जिसको हम कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। Distinction between capital and revenue item is important because it is of fundamental importance to the determination of profit.
जो हम कैपिटल रेवेन्यू आइटम में डिस्टिंक्शन करते हैं, क्या उसकी फंडामेंटल इम्पोर्टेंस है कि जो हमने प्रॉफिट पता करने हैं। फिर आपके पास पूछा जाता है गुड्स लॉस्ट बाय फायर नीड नॉट बी अकाउंटेड फॉर सिंस दे आर नॉट सेल्स, कि जो हमारे पास गुड लॉस्ट हो जाती है फायर की वजह से हम उसको अकाउंटिंग नहीं करते हैं बिकॉज वो सेल नहीं होती है। फ्री सैंपल रिसीव्ड आर बिजनेस गेन, जो हमें फ्री सैंपल्स मिलते रहते हैं वो हमारा बिजनेस गेन है। तो उसमें ट्रू की बात करी गई थी। चलिए एक एक करके हम अपनी एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट रिप्रेजेंट द अमाउंट दैट कैन नॉट बी कलेक्टेड। ये हम ये नहीं सोचते हैं कि वो हम कलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं। हम प्रोविजनिंग इसलिए बनाते हैं कि हाँ, जो जितने भी लोगों ने हमें पैसा देना है शायद उसमें से कुछ लोग हमें पैसा ना दे, इसलिए प्रोविजनिंग बनाते हैं। तो ये नहीं होता कि नॉट बी कलेक्टेड, तो उसमें हम कलेक्ट ही नहीं कर सकते। तो ये हमारी असम्पशन जो बताई गई है ये रॉन्ग है। देन हमारे पास क्या बोला गया है, अब हम बी देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि जो कैपिटल रेवेन्यू आइटम में हमने डिफरेंशिएशन करा है वो फंडामेंटल उसकी क्या है, इम्पोर्टेंस है प्रॉफिट को पता करने के लिए। तो बिल्कुल ही सही बात करी गई है कि हम कैपिटल रेवेन्यू को इसीलिए ही डिस्टिंक्शन करते हैं ताकि हम अपने प्रॉफिट्स को सही तरीके से क्या कर सकें, पता कर सकें। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो बी है। लेकिन स्टिल मैं अपना सी और डी पॉइंट आपके साथ क्लियर करूंगी क्योंकि फर्दर एमसीक्यू के लिए वो आपके लिए क्या हो सकता है, हेल्पफुल हो सकता है। क्वेश्चन जो होता है वो सबके लिए क्या होता है, अनप्रडिक्टेबल होता है, हमें नहीं पता उसने क्या पॉइंट पूछ लेना है। तो जितनी भी हमें ऑप्शन दी जाती हैं एमसीक्यू में, मैं उन सभी को आपको उसकी डिटेल्ड में क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ, सो दैट अगर उसमें से कुछ भी ऐसा पॉइंट हो जो वहां पे पेपर में पूछा गया तो आप उसको इजीली क्या कर सकें, अटेम्प्ट कर सकें। तो इसी के साथ ही एक मेरी रिक्वेस्ट आपसे साथ जरूर है कि आप वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं वीडियो में मस्त होकर, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी करिए। और जो आपके फ्रेंड्स आगे इस कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनको शेयर करना भी वीडियो मत भूलिए। चलिए थर्ड ऑप्शन देखते हैं। थर्ड ऑप्शन कहता है गुड लॉस्ट बाय फायर नीड नॉट बी अकाउंटेड फॉर सिंस दे आर नॉट सेल्स। तो जो लॉस्ट बाय फायर होता है वो हमारे पास कौन सा लॉस होता है बच्चा, टू काइंड के लॉस होते हैं ना हमारे पास, नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। तो गुड लॉस्ट बाय जो फायर होता है ये कौन सा लॉस होता है मेरे पास, एबनॉर्मल लॉस होता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल लॉस को जी हम अपनी अकाउंटिंग में डेफिनेटली क्या करते हैं, डील करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो रिकॉर्ड नहीं होता। तो इसलिए जो ये सी बात कही गई है ये भी क्या है, रॉन्ग है। फ्री सैंपल रिसीव्ड आर बिजनेस गेन, बिजनेस का गेन नहीं होता है वो जो हमें फ्री सैंपल्स मिलते हैं। तो ये भी रीजनिंग हमारी जो करी गई है उन्होंने गलत करी गई है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कौन सा क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं द बैलेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट डू नॉट डिसअपियर। कौन सा बैलेंस ऐसा है जो डिसअपियर डू नॉट नहीं होता है, वंस दे आर डेबिटेड और क्रेडिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। अगर वो ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट बैलेंस पे आता है पर वो खत्म नहीं होता है। देखिए सेल्स है, परचेज, रिटर्न, इनवर्ड रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि जो ये कंपोनेंट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के हैं इनमें से क्या कौन सा ऐसा अकाउंट है जो डिसअपियर नहीं होता है, जो खत्म ही नहीं होता है। तो अगर हम सोचें तो सेल्स क्या हमें आगे दिखती है हमारे बैलेंस शीट में आने वाले साल में, नहीं, वहीं पे ग्रोस प्रॉफिट में अपना रोल प्ले करके खत्म हो जाती है। परचेज दिखता है, नहीं दिखता है, इनवर्ड दिखता है, नहीं दिखता है, क्लोजिंग स्टॉक क्या बैलेंस शीट में आता है, यस आता है जी, उस साल भी आता है और ये नेक्स्ट ईयर भी ओपनिंग स्टॉक बनकर हमारे सामने आता है। तो यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो आंसर आपके पास क्या आने वाला है, डी आंसर आएगा। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास। Which of the following is false?
इनमें से कौन सा क्या है? अगेन देखिए मैं वही कहती हूँ ना, आपको ध्यान से ये देखा करो कि फॉल्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ट्रू के। तो इस केस में हमें क्या बात कर रहे हैं? फॉल्स के बारे में। हाँ जी, ये क्या दे रखी हैं हमें? इक्वेशंस दे रखी हैं। ये हमने शुरू में करा था, जो हमने +1 में कर रखी है। ओनर इक्विटी प्लस आउटसाइड लायबिलिटी इक्वल टू एसेट। जी चलिए जी, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा क्या निकल के आ गया है? आंसर निकल के आ गया। बिल्कुल ठीक है जी। ओ देखिए, अब यहाँ पे मैंने ही गलती कर दी है। उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो फॉल्स की बात करी है, ये तो करेक्ट है, तो ये इसका आंसर नहीं है। तो ये तो करेक्ट ऑप्शन है जी, कि ये इक्वेशन सही है। हमने फॉल्स वाली इक्वेशन फाइंड करनी है। नेक्स्ट इक्वेशन पूछी गई है एसेट माइनस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी। ये देखिए, ये मेरी बेसिक क्या है? इक्वेशन है। तो वो कह रहा है कि एसेट में अगर मैं कैपिटल माइनस कर देती हूँ, क्या वो लायबिलिटी बन के आएगी? यस, बिल्कुल आएगी। कैसे आएगी? देखिए यहाँ पे आपके पास है ना, इक्विटी प्लस आउटसाइडर लायबिलिटी इक्वल टू क्या आ रही हैं? एसेट्स आ रही है ना। तो जब ये हमारे पास एसेट्स आ रही हैं, तो यहाँ पे अगर मैं ये एसेट में से ये इक्विटी मैथ हम लेकर आते हैं अपना, अगर माइनस कर देते हैं ओनर इक्विटी, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा? लायबिलिटी ना। तो यही बात ही कर रहे हैं, तो ये इक्वेशन भी ठीक है। थर्ड इक्वेशन बोल रहे हैं एसेट प्लस कैपिटल क्या लायबिलिटी होता है? क्या एसेट में अगर मैं कैपिटल को प्लस कर दूंगी तो ये लायबिलिटी के इक्वल होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। डी ऑप्शन कह रहा है बोथ ए एंड बी। तो मेरे को क्वेश्चन में फॉल्स पूछा गया था, तो इनमें से कौन सा फॉल्स हुआ जी? सी। तो ये जो मेरा फॉल्स हुआ ना, तो आंसर भी मेरे पास कौन सा आने वाला है? अगर मैं आंसर की बात करूं तो ये वाली ऑप्शन आएगी, एसेट प्लस कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी। ठीक है ना। तो वही ट्रू और फॉल्स को देखना बहुत ही क्या होता है? जरूरी होता है। नेक्स्ट चलिए, Which of the following statement is or are true? अब ये आपसे ट्रू की बात बोल रहे हैं। इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट आर, जो बैलेंस शीट के बाद इवेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? ऑल द सिग्निफिकेंट इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डे, the event after the balance sheet date but before submitting it to registrar of company, जो registrar of company को submit करने से पहले होते हैं। the event after balance sheet but before its approval by the board, all changes after the balance sheet date before its approval, या फिर वो सारी changes जो आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर इट्स अप्रूवल, या इसकी अप्रूवल से पहले होती है। ठीक है जी। तो इस केस में उसने हमें पूछा है कि इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट क्या रहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शन निकल कर आएगी वो आपके पास आएगी जी सी। इसका जो आंसर आने वाला है सी। क्या बोल रहा है वो? द इवेंट आफ्टर बैलेंस शीट डेट, इवेंट जो है वो बैलेंस शीट डेट के बाद है, बट बिफोर इट्स अप्रूवल बाय द बोर्ड। देखिए, जो बैलेंस शीट होती है ना, वो पहले बोर्ड से, कंपनी के बोर्ड से क्या होती है? अप्रूव्ड होती है। फिर उसके बाद आपके पास किसके पास जाती है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाती हैं। तो हमारे पास जो ये इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं आफ्टर बैलेंस शीट डेट, वो क्या होते हैं? बिफोर द अप्रूवल ऑफ बोर्ड। ठीक है जी, बट बिफोर इट्स अप्रूवल बाय द बोर्ड। तो अभी अप्रूवल नहीं हुई है। किससे नहीं अप्रूवल हुई है? हमारे खुद के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उनसे नहीं हुई है। नेक्स्ट है विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टॉक बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज शुड बी रिकॉर्डेड बाय डेबिटर। अगर गुड्स को विड्रॉ कर लिया गया है ओनर ने, किसके लिए? पर्सनल यूज, मतलब एज अ ड्राइंग्स उसने यूज करनी है गुड्स को। ठीक है। तो वो डेबिट किसके साथ होता है? ये +1 की बहुत इंपॉर्टेंट एंट्री है, जो +1 में क्वेश्चन पेपर में एग्जामिनर डालता ही डालता है, और हमारे MCQ भी जब तैयार होते हैं तो वही ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही
पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमें पता है कि अगर पर्सनल यूज के लिए आता है वर्ड तो वो हमारा ड्राइंग्स अकाउंट होता है ना। और यहाँ पे पूछा गया है कि विड्रॉल ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टॉक बाय द ओनर ऑफ द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज शुड बी रिकॉर्डेड बाय डेबिटिंग। तो क्या करेंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड और क्रेडिटेड कैश अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट and credited drawings account, purchase account and credited capital account। तो पहली बात तो मेरे को ये समझ में आ रहा है कि मेरे पर्सनल यूज के लिए निकाला है, पर्सनल यूज के लिए निकाला है तो मैंने ड्राइंग्स निकाला है, तो ऑप्शन ए या ऑप्शन बी में से कुछ होगा, ठीक है ना। ड्राइंग्स अकाउंट हमारे यहाँ पे डेबिट हो रही है लेकिन क्रेडिट का कुछ और ही फंडा दे रखा है, तो इसलिए मेरी जो ऑप्शन सी दे रखी है या ऑप्शन डी दे रखी है वो तो क्लियर कट मैं इसको क्या करने वाली हूँ, कट करने वाली हूँ। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि पर्सनल यूज के लिए करना है, तो आप ड्राइंग्स अकाउंट क्या करोगे, डेबिट, क्रेडिट टू कैश अकाउंट, क्या कैश किया, नहीं, हाँ गुड्स गई हमारी, तो गुड्स गई तो वो सेल के कारण नहीं गई है, वो परचेजेस अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आने वाला है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following enhance the earning capacity of an asset। एसेट की जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो कौन एनहांस मतलब इंक्रीज कर देता है, ठीक है जी, इनहांस कर देता है। इंक्रीज इन द वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट, रिडक्शन इन ऑपरेशन कॉस्ट, रिप्लेसिंग डैमेज पार्ट ऑफ एन एसेट, और बोथ ए एंड सी अबव। ए में बोला गया है इंक्रीज इन वर्किंग कैपेसिटी ऑफ एन एसेट, और सी में बोला गया रिप्लेसिंग डैमेज पार्ट ऑफ एन एसेट, या उसके डैमेज पार्ट को क्या कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए। तो इन दोनों ही वजह से हमारी जो अर्निंग कैपेसिटी जो है वो बढ़ सकती है एसेट की। तो हमारे पास जो आंसर निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आने वाला है जी, डी। Which of the following items should not be capitalized related to fixed asset? इनमें से कौन सी ऐसी आइटम है which should not be, अगेन जी not be को हम क्या करेंगे, अपना अंडरलाइन करेंगे, ठीक है, not be capitalized करते हैं। पहला पूछा गया है इंटरेस्ट पेबल ऑन लोन्स or deferred credit taken for acquisition or construction of fixed asset before they are ready for use। सेकेंड पूछा गया है स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विंग इक्विपमेंट, एक्सपेंडिचर incurred on test run and experimental production, एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस। अब कैपिटलाइज जो नेचर में नहीं होंगे, है ना, वो बात करी गई है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट पेबल करा गया है किस पे, क्रेडिट टेकन फॉर एक्विजिशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स एसेट, तो वो भी उसकी कंस्ट्रक्शन पे लिया गया है इंटरेस्ट, तो वो भी उसका पार्ट हो गया। स्टैंड बाय इक्विपमेंट एंड सर्विंग इक्विपमेंट, तो उसका जो इक्विपमेंट और सर्विंग इक्विपमेंट पे स्टैंड है, या फिर एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन टेस्ट रन एंड एक्सपेरिमेंटल प्रोडक्शन पे जो दिए गए हैं, या लास्ट बोला गया है एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल एक्सपेंसेस। तो इसका जो आंसर निकल के आने वाला है वो क्या निकल के आने वाला है, डी, क्योंकि ये कैपिटल इन नेचर नहीं रहते हैं। Which of these error does not affect agreement of trial balance? तो इसमें से कौन से ऐसी एरर हैं जो हमारे पास does not affect agreement of trial balance को करती हैं। error of principle, complete omission, देखिए complete की बात करी गई है, compensating error, all the three। अब
इस पॉइंट को मैंने अपनी लास्ट थर्ड सीरीज में बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करा है, डिफरेंट काइंड ऑफ एरर विच इफेक्ट ऑन ट्रायल बैलेंस और नॉट, तो वो अब मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपको। अगर आपको इसकी डिटेल्ड देखना है तो आप मेरी थर्ड जो सीरीज़ है वो MCQ की, वो आप फॉलो करिए, तो आपको इसका डिटेल्ड जो है एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। फिलहाल जो इसका आंसर जो आने वाला है वो डी रहेगा, ऑल द थ्री। तीनों ही ऐसी एरर हैं, यहाँ पे ये कंप्लीट वर्ड है, दैट्स व्हाई पार्शियल होता है तो वो इफेक्ट करता है। तो ये तीनों एक ऐसी एरर हैं जो हमारे ट्रायल बैलेंस को एग्रीमेंट पे इफेक्ट नहीं करती हैं। Which of these error affect only one account? सिर्फ जो है वो वन अकाउंट को क्या करती है, इफेक्ट। एरर ऑफ कास्टिंग, एरर ऑफ कैरी फॉरवर्ड, एरर ऑफ पोस्टिंग, ऑल द थ्री, या तीनों ही। तो यहाँ सिर्फ एक अकाउंट की बात करी गई है, एरर ऑफ कास्टिंग, अंडर कास्टिंग या ओवर कास्टिंग हो जाए, कैरी फॉरवर्ड एक पेज से दूसरे पेज, पोस्टिंग के टाइम पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो जाए, तो ये तीनों ही एक ऐसी एरर्स हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं एक अकाउंट को। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, डी आंसर रहेगा। Which of these error affect two or more account? इसमें से कौन सी ऐसी एरर्स हैं जो आपके पास टू या उससे ज़्यादा अकाउंट को क्या करती हैं, अफेक्ट करती हैं। एरर ऑफ कंप्लीट ओमिशन, एरर ऑफ प्रिंसिपल, एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट। इसको आराम से देखिए, एरर ऑफ पोस्टिंग टू रॉन्ग अकाउंट, तो इसने अफेक्ट कहा है टू, इट मीन्स वो बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं आएगा जिसपे टू अकाउंट्स हो जाएंगे। तो ऑल द थ्री यहाँ पे हमारे पास क्या आने वाला है राजू, आंसर आने वाला है इसका, ठीक है। Which of the following error is an error of principle? Error of principle क्या रहती है, जहाँ पे हम फंडामेंटली ही रॉन्ग चलते हैं, कैपिटल को रेवेन्यू बना देते हैं, रेवेन्यू को कैपिटल बना देते हैं, या फिर हम गोल्डन रूल को क्या कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर हमें क्या क्या दे रखे हैं, 5000 रिसीव्ड फ्रॉम श्याम क्रेडिटेड टू राम अकाउंट। हमने रिसीव तो करे थे शाम से, लेकिन हमने क्रेडिट क्या कर दिए, राम को कर दिए। 5000 incurred on installation of new plant debited to traveling expenses। 5000 हमने न्यू प्लांट को इंस्टॉलेशन करने के लिए इनकर्ड करे थे, लेकिन मैंने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। तो यहाँ पे न्यू प्लांट अकाउंट क्या होना था, डेबिट होना था, लेकिन मैंने कर क्या दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। नेक्स्ट वो बोल रहे हैं 500 पेड फॉर वेजेस डेबिटेड टू सैलरी अकाउंट, वेजेस की जगह आपने सैलरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। 500 being purchase of raw material debited to purchase account 50, ठीक है। 500 की जगह आपने 50 रुपीज कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेवेन्यू और कैपिटल की जो गलती करी गई है वो किस ऑप्शन में कर रखी है, इसने बी ऑप्शन में कर रखी है कि न्यू प्लांट अकाउंट पे इंस्टॉलेशन पे पैसे लगाए थे और उसने ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस पे उसको डेबिट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर जो मेरा आने वाला है वो आने वाला है बी। Which of the following is an one-sided? इनमें से कौन सी one-sided रहती है? 500 purchase of old equipment not recorded in the books of account at all। तो आपने कोई 500 का ओल्ड इक्विपमेंट लिया था, लेकिन आपने तो बुक्स ऑफ अकाउंट में एट ऑल मतलब उसको रिकॉर्ड ही नहीं करा, रिकॉर्डिंग के टाइम पे ही नहीं हुआ। अगर रिकॉर्डिंग के टाइम पे नहीं हुआ कुछ भी रिकॉर्ड, तो उसका कोई इफेक्ट आने वाला ही नहीं है। 500 being expenses on traveling expenses credited to traveling expenses। तो यहाँ expenses थे, डेबिट होने थे, लेकिन उसने क्या कर दिया, उसका क्रेडिट कर दिया। क्रेडिटेड टू क्या कर दिया, क्या इसको कर दिया राजू, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर दिया। तो बोथ वाला तो आंसर इसका है ही नहीं, विच ऑफ वन साइडेड, क्योंकि पहली वाली तो है ही नहीं है, नन वाला भी नहीं है। तो इसका आंसर जो आपके पास आएगा वो बी आने वाला है कि 500 बीइंग वो एक्सपेंसेस था और उसको हमने अपनी इनकम बना के क्रेडिटेड कर दिया।
कैश बुक रिकॉर्ड, जो हमारी कैश बुक होती है वो क्या रिकॉर्ड करती है? ओनली कैश सेल्स, ऑल टाइप ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, ओनली रेवेन्यू रिसिप्ट, ओनली कैपिटल रिसिप्ट। देखिए जो आपके पास कैश बुक होती है, एक और क्वेश्चन हम कर लेते हैं। जो कैश बुक होती है ना, इसकी जो नेचर होती है वो दोनों होती है। क्या? ये जर्नल का भी पर्पस करती है और ये लेजर का भी करती है। ठीक है, ये एक और मैंने आपको क्या करवा दिया, एमसीक्यू करवा दिया। ठीक है, ये जर्नल भी होती है और क्या भी होती है, लेजर भी होती है। तो ये जो होता है कैश बुक रिकॉर्ड, ओनली कैश सेल्स नहीं, क्या फिर क्या इसमें परचेजेस नहीं आती हैं? क्या? कैश बुक एक ऐसी रिकॉर्ड होता है जिसमें सारा कुछ कैश के रिलेटेड आता है। ठीक है जी, तो ये जो मेरी फर्स्ट ऑप्शन है वो इसका आंसर नहीं है। ऑल टाइप ऑफ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट, यस दिस इज द आंसर। किसी भी तरह की कैश रिसिप्ट और जो पेमेंट होती है वो कैश बुक में रिकॉर्ड करी जाती है। ओनली रेवेन्यू या कैपिटल, ये कोई फंडामेंटल नहीं है आपके पास, तो इसका जो सी और डी ऑप्शन है ये भी गलत है। तो आंसर हमारा क्या आने वाला है? बी आंसर इसका है। In a 3-column cash book, dash does not exist. 3-column कैश बुक होता है जी, आपके पास जो कैश बुक होती है ना, उसको हम कॉलम वाइज जो होते हैं 3 काइंड में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज सिंगल कॉलम, सेकेंड कॉलम में होती है आपके पास डबल कॉलम, और जो थर्ड होती है वो होती है ट्रिपल कॉलम, और यू कैन से 3 कॉलम, है ना, ट्रिपल, या आप 3 वर्ड यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम 3 वर्ड यूज कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक कौन सी होती है, 3 कॉलम। ठीक है, अब जो ये 3 कॉलम कैश बुक होती है, ये आपके पास इसमें कौन कौन से कॉलम होते हैं? ठीक है, एक होता है कैश कॉलम, एक होता है बैंक कॉलम, और एक होता है आपके पास डिस्काउंट कॉलम। ये होते हैं तीनों टाइप के। और डबल कॉलम में आपके पास क्या होते हैं जी? डबल कॉलम में आपके पास 2 कॉलम होते हैं, एक कैश हो गया और एक क्या हो गया, डिस्काउंट। और जो ये आपके पास सिंगल कॉलम होती है, सिंगल कॉलम में बस एक ही कॉलम कैश कॉलम आपके पास रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसने बोला गया है कि इन अ 3 कॉलम कैश बुक डज नॉट एग्जिस्ट। क्या एग्जिस्ट नहीं करता है? कैश कॉलम हमने देखा जी होता है, कैश कॉलम तो होता है जी, बैंक कॉलम भी होता है, पेटी कैश कॉलम नहीं, और डिस्काउंट कॉलम होता है। तो क्या नहीं होता? पेटी कैश कॉलम नहीं होता। तो यही मेरे पास इसका क्या निकल के आने वाला है, आंसर आने वाला है। Which of these transaction will not be recorded in cash book? इनमें से कौन सी ट्रांजैक्शन है जो कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं करी जाती है? कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर, कैश पेड टू क्रेडिटर, सैलरी रिमेन्ड आउटस्टैंडिंग, कैश डिपॉजिटेड विद बैंक। अब आप इसमें नोट करिए, जो मेरे पास 1 है, 2 है और 4th ऑप्शन है, इसमें कैश की ट्रांजैक्शन हो रही है। तो इन चारों में जो है वो कैश बुक में जाएंगी, लेकिन सैलरी आउटस्टैंडिंग के केस में हमारे पास कैश की ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये मेरे पास आंसर होने वाला है सी। The closing balance of a petty cash book is an, क्या वो लायबिलिटी रहती है, गेन रहता है, एसेट रहता है, या लॉस रहता है? पहले तो राजू हम यही करते हैं कि पेटी कैश बुक होती क्या है। ठीक है, पेटी कैश बुक जी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पेटी कैश बुक, पेटी कैश बुक क्या होता है, और इसमें जो सिस्टम यूज किया जाता है उस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस सिस्टम।
बहुत बारी क्वेश्चन आ चुका है, क्या आ चुका है, इम्प्रेस सिस्टम होता है। लाइक हमारे पास ना बड़े स्मॉल स्मॉल क्या होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं। तो वो जो स्मॉल एक्सपेंसेस होते हैं उसके लिए ओनर आपको डेली पैसे नहीं दे सकता। ओनर क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को मंथ की स्टार्टिंग में, लेट्स सपोज उसने 5000 रुपये अपने एम्प्लॉय को दे दिया और बोला कि पूरे मंथ में जितने भी पैसे खर्च होंगे छोटे छोटे खर्चों पे, आप इन 5000 में से खर्चा करते रहना। उसने सारे मंथ में खर्चे करता रह गया और पूरे मंथ में उसके पास 4000 जो है वो खर्च हो गए। तो एम्प्लॉय के पास कितने रुपीस बैलेंस बचा जी, 1000 रुपये ना। शुरू में उसको मिला था, कितना मिला था उसको शुरू में, 5000, और लास्ट में खर्चे करने के बाद उसके पास 1000 रुपये बच जाता है। और फिर अगले मंथ जो एम्प्लॉयर होता है वो उसको जो और पैसे 4000 रुपये और ऐड करके दे देता है, ठीक है। और जो 4000 रुपये उसको ऐड करके देगा तो अगेन नेक्स्ट मंथ जो है उसका जो सिस्टम जो है वो फिर दोबारा से कितने पे खड़ा हो जाएगा, 5000। तो इस तरह ये लूप चलती रहती है। दिस इज कॉल्ड इम्प्रेस सिस्टम ऑफ पेटी कैश बुक, ठीक है। अब आपके पास क्या है, उसने पूछा है कि क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पेटी कैश बुक का क्या होता है, क्या वो लायबिलिटी होती है, गेन होता है, एसेट होता है कि लॉस होता है। तो इसका आंसर जो है वो सी आने वाला है, वो एसेट होता है, ठीक है। Which column of a cash book will not have a credit balance? किसका क्रेडिट बैलेंस नहीं होता, बैंक कॉलम का, डिस्काउंट कॉलम का, कैश कॉलम का, या इनमें से किसी का भी नहीं। देखिए जब हम कैश बुक बनाते हैं तो डिस्काउंट कॉलम एक ऐसा कॉलम रहता है जिसका हम बैलेंस ही नहीं करते हैं। तो जो बैंक कॉलम होता है इसका डेबिट एज वेल एज क्रेडिट बैलेंस होता है, लेकिन कैश कॉलम जो होता है वो हमारा क्या रहता है, डेबिट रहता है। तो उसका अपने क्या पूछा गया, विल नॉट हैव क्रेडिट बैलेंस। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो आने वाला है वो सी रहेगा। Which of these is a part of cash in hand? इनमें से कौन सा है जिसका कैश इन हैंड का वो पार्ट रहेगा, मतलब वो इतना लिक्विड है चीज कि वो कैश इन हैंड के अकॉर्डिंग ही हम उसको रियलाइज कर सकते हैं। पोस्टेज स्टैम्प, BR होता है बिल रिसीवेबल, चेक डिपॉजिटेड विद बैंक, बिल रिसीवेबल एंडोस्ड। तो इनमें से हमारे पास जो ये फर्स्ट ऑप्शन पड़ी है ना, पोस्टेज स्टैम्प्स, ये हमारे पास क्या होता है, इज अ पार्ट ऑफ कैश इन हैंड। तो फ्रेंड ये आज हमारी वीडियो थी, होप करते हैं आपको पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।